तो क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपका इस तरीके से है कि कैलकुलेट दी वेवलेंथ इन नैनोमीटर एसोसिएटेड विथ प्रोटॉन मूविंग एट कितने मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है और एच की वैल्यू दी गई है। कोई बात नहीं है। कह रहा है कि मुझे क्या करना है। प्रोटॉन जो है जिसका वेलोसिटी जो है 1 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का है। ठीक है, वेलोसिटी दी गई है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। मास दिया गया है भाई प्रोटॉन का 1.67 × 10⁻⁻27 केजी का। और एच की वैल्यू दी गई है 6.63 × 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड भाई। तो यहाँ पे मुझे क्या निकालना है। ये जो प्रोटॉन है जो कि मूव कर रहा है, इस इसके मूवमेंट के समय इससे जो रिलेटेड एसोसिएटेड जो वेवलेंथ होगा उसकी वैल्यू निकालनी है। डी ब्रोगली के अनुसार लैम्डा इक्वल टू एच अपान एम वी। तो एच की वैल्यू रखो भाई 6.63 × 10⁻⁻13 और डिवाइड बाई यहाँ पे जूल इंटू सेकेंड। अगर मास की बात करते हो तो मास की वैल्यू है 1.67 × 10⁻⁻27। ठीक है, केजी में। और वेलोसिटी है 10⁻³ मीटर पर सेकेंड का। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू अगर आप निकालोगे, है ना, तो 6.63 डिवाइड बाई 1.7 इंटू 34 हो गया आपका। ए वैल्यू जब ऊपर जाएगी, ए वाली वैल्यू, तो प्लस हो जाएगा। और ए वाली जो वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। तो ए कितना हो गया आपका 37 प्लस 27 -10, है ना। ये वैल्यू हो गई 10⁻⁻10 मीटर में आएगा। और इसकी वैल्यू जो आने वाली है वह आपकी क्या होगी, डिवाइड करिएगा अगर, तो आपकी वैल्यू ये जो आने वाली है वो मैं एक बार लिख लेता हूँ। 6.63 डिवाइड बाई 1.67। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है 3.97। ठीक है, इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब मुझे जो वैल्यू निकालनी है वह किस में निकालनी है, नैनोमीटर में। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, अगर नैनोमीटर में निकालोगे तो 0.397 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा, है ना। ये वैल्यू क्या कहलाती है, नैनोमीटर। तो 0.3 आपका 39 का मतलब 4, आप इसको मान सकते हो बहुत। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सही आंसर होगा बी वाला। ठीक है, 22 अगर बात करते हो तो कहता है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम। तो हीलियम आयन की बात कर रहा है। तो हीलियम के पास में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन, 1s2। जब एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया तो हीलियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी हीलियम जो आयन है वह मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ठीक है, ये कह रहा है कि इसका जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ना वह इतना है आपका, इतनी वैल्यू है कि एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेट n = 1 ऑफ लिथियम आयन इज। तो मुझे पता है कि मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए जो एनर्जी, किसी भी इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं फॉर मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसकी वैल्यू होती है -k/n²। ठीक है है ना। तो अगर मैं बात करूंगा क्या, यहाँ पे एक और चीज होती है Z², है ना, Z² / n²। इसे होती है आपकी वैल्यू। तो अगर आप हीलियम आयन के लिए बात करते हो
तो हीलियम आयन के लिए हो जाएगा -K। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, 2 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई, क्योंकि यहाँ पे हीलियम जो इलेक्ट्रॉन है हीलियम आयन का, वह फर्स्ट ऑर्बिट में है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्बिट में, तो n = 1। इसी तरीके से लिथियम, आपका लिथियम +2। अच्छा, लिथियम के पास में 3 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया, तो इसके पास कितना बचा, 1 इलेक्ट्रॉन। यानी जो लिथियम आयन है यह भी आपका मोनो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। तो इसके लिए भी यही सही सेम फार्मूला लगा सकते हो हम लोग, लेकिन यहाँ पे लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा, है ना, और डिवाइड बाई आपका लिथियम आयन का जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा कहाँ पे होगा, वह होगा आपका फर्स्ट ऑर्बिट में, है ना। अच्छा, यहाँ पे ए जो आपका था, अच्छा, ये जो हीलियम आयन में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो इतना 19.6 इंटू 10⁻18 जूल पर एटम, है ना। यानी अगर इतनी एनर्जी दे दिया जाए, इतनी एनर्जी दे दिया जाए, तो से हीलियम आयन से जो इलेक्ट्रॉन है वह बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी आएगी, तो के की वैल्यू आने वाली है, के की वैल्यू निकालोगे, है ना, ये जो हीलियम आयन में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी इतनी होगी, और इतनी ही एनर्जी अगर दे दोगे तो बाहर निकल जाएगा, है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी आपका दिया गया था, तो के की वैल्यू आएगी इतने डिवाइड बाई 4, 19.6 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 4। तो के की वैल्यू आपकी यहाँ से निकल गई 19.6 इंटू 10⁻18 डिवाइड बाई 4 इंटू 9। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा। 19.6 मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 4, 44.1, ठीक है, इंटू 10⁻18 आने वाला है ना। अब इसको थोड़ा सा अगर इधर ले जाओगे, तो अगर ये पॉइंट आपका डेसिमल इधर आ जाएगा, एक अंक, तो हो जाएगा 4.41 इंटू -18, और यहाँ पे +1, इसकी वैल्यू हो जाएगी -7 आएगी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो कह रहा था, द एनर्जी ऑफ फर्स्ट स्टेशनरी स्टेज, माइनस में आएगा, माइनस में, माइनस वाला आपका सही आंसर होगा, बी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल क्लोरीन क्लोरीन सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड इन Cl2 इज इतना। यानी कह रहा है कि ये जो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का जो बॉन्ड है, ऐसे 1 मोल बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना, बॉन्ड इन Cl2 इज इतना, यानी इस बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है, यानी ई क्लोरीन क्लोरीन जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 242 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता पड़ती है। तो ये कह रहा कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइट कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग ए सिंगल क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड इज इतना, क्या होगा। तो क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। क्वेश्चन ये बोल रहा था कि क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, है ना, क्लोरीन, 2 क्लोरीन एटम के बीच में जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए अगर 242 किलो जूल पर मोल की आवश्यकता पड़ती है, तो उस वेवलेंथ, उस लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की वैल्यू बताइए, जिसको एक्सप्लोर करने पे क्लोरीन गैस के ऊपर
वह कैपेबल होगा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। तो चलो भाई, देख लेते हैं। मुझे पता है किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वह होती है E इक्वल टू एच न्यू, है ना। न्यू इक्वल टू होता है सी बाई लैम्डा, सी बाई लैम्डा, है ना। सी बाई क्या, लैम्डा। तो अगर आप बात करते हो, अच्छा, पर मोल जो लिखा है ना, इस पर मोल को अगर मैं क्या करूं, मोल को हटा करके अगर मैं कहूं कि 242 आपका क्या था, किलो जूल। किलो जूल का मतलब 10 पावर 3 जूल हो गया। और यहाँ पे एक पर मोल है, जिस मोल से अगर मोल का मतलब हो गया, यहाँ पे मोल आ गया, ठीक है। तो ये मोल की वैल्यू क्या होती है, तो 1 मोल की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10 पावर 23। ये वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू जो आपकी दी गई है, ये हो जाएगी किलो जूल पर एटम हो जाएगा, है ना। 1 मोल इजकल टू आपका क्या है, 1 मोल इजकल टू आपका 6.022 इंटू 10 पावर 3 मोलिक्यूल हो गया। तो अगर ये वैल्यू देखो अब, तो हम यही वैल्यू रखेंगे। तो एच सी इजकल टू अगर लैम्डा है ना, यही एनर्जी अगर आपकी जो जो किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वह एच नहीं होती है, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा हो गया। तो यही वैल्यू अगर मैं, ये जो एनर्जी है, अगर ये एनर्जी आपकी कैपेबल करानी है, यह एनर्जी इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि ये जो एनर्जी है पर मॉलिक्यूल के लिए उतनी प्रोवाइड हो जाए बाय द रेडिएशन। तो क्या करना पड़ेगा, ये आपका जो 242 है ना जूल, ठीक है, पर मॉलिक्यूल, है ना। एच की वैल्यू हो गई 6.6 इंटू 10 पावर -30 जूल इंटू सेकेंड, और डिवाइड बाई, सॉरी, सी की वैल्यू हो गई 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर पर सेक, हाँ, मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे लेमडा की वैल्यू तो आएगी, जो आएगी यहाँ पे हो गया 242 इंटू 10 पावर 3 डिवाइड बाई 6.022 इंटू 10 पावर 23, है ना। तो जूल से आपका यहाँ पे जूल कट जाएगा, ठीक है। सेकंड से यहाँ सेकंड कट जाएगा, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 6.6 इंटू 3 इंटू, देखो, -34 + 8 क्या हो गया आपका, -26, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 242 इंटू 10 पावर 3 इंटू हो गया 6.022 इंटू 10 पावर 23, है ना। तो अगर देखोगे तो कितनी आएगी भाई, भाई देख लो, आपकी A-26, A-23, तो ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों मिलके हो जाएगा 10 पे पावर -3। और ई वाली वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो ये भी 10 पे पावर -3 हो जाएगा, तो 10 पे पावर -3 और 10 पे पावर -3, आपको होगा 10 पावर -6। अब मुझे ए वैल्यू इसमें 3 का मल्टीप्लाई करना है, इसमें ए मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड कर देना है इतने से। कैलकुलेटर निकालिए और कैलकुलेट करिए। कैलकुलेटर निकाल दिया गया है। 6.6 × 3 मल्टीप्लाई बाई 3 × 6.022 और डिवाइड बाई हो गया आपका 242। ये वैल्यू आ रही है 0.4927 इंटू 10 आपका हो गया -6 मीटर। तो अगर ये आप जो डेसिमल है, अगर 3 अंक बाद ले जाते हो जाएगा 492 इंटू 10 पावर -9 मीटर। ये वैल्यू हो गई क्या, नैनोमीटर में, है ना। 492 नैनोमीटर।
कोई आंसर है क्या? 494 है। थोड़ा सा इधर उधर डिस्टर्ब हुआ होगा। 494 होगा। ठीक है। सही आंसर जो इसका निकल के आएगा वह होगा 494। ठीक है। यही करेक्ट आंसर होगा हमारा। 494 नैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका। क्या है अगला क्वेश्चन? कि एक गैस एब्जॉर्ब ए फोटॉन ऑफ इतना नैनोमीटर। कोई रेडिएशन, एक गैस है, उस गैस के ऊपर एक रेडिएशन एक्सप्लोर किया गया और उस रेडिएशन का जो आपका वो रेडिएशन जो है, उस रेडिएशन में जो फोटान प्रेजेंट है, उस फोटान की जो वेवलेंथ है वह हो गया 355 नैनोमीटर। एंड इमिटेड टू रे ऑफ वेवलेंथ। ठीक है। और इस गैस पे जैसे ही रेडिएशन पड़ता है, इस रेडिएशन पे जैसे ही क्या पड़ता है आपका, इस रेडिएशन पे जैसे ही लाइट पड़ता है, इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है गैस का मॉलिक्यूल। और गैस का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करने के बाद में गैस जो होता है वह रेडिएशन को, दो रेडिएशन क्या करता है, इमिट करता है ना। अब इन दोनों ये जो दोनों रेडिएशन आपके रेडिएट हो रहे हैं, उनमें से एक रेडिएशन का जो वेवलेंथ है वह 690 नैनोमीटर का है। तो दूसरे वाले का बताइए। क्या बात है। क्वेश्चन इस तरीके से है, आप समझ लीजिए कि एक गैस है, गैस जो है गैस, उस गैस के ऊपर एक रेडिएशन आपतित इंसिडेंट किया जाता है और उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है गैस का मॉलिक्यूल। और एब्जॉर्ब करने के बाद में वह दो तरीके का रेडिएशन क्या करता है, इमिट करता है। तो अगर आप जानते हो क्या, कि किसी भी रेडिएशन की जो एनर्जी होती है वह एच न्यू होती है। क्या होती है? एच न्यू, न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा, है ना। तो जो एनर्जी आपकी है, एनर्जी ऑफ रेडिएशन, है ना, एब्जॉर्ब बाई गैस मॉलिक्यूल, गैस के जो मॉलिक्यूल हैं वह जितनी एनर्जी आपकी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उतनी ही एनर्जी क्या होगा, इमिट करेगा, है ना। यानी यहाँ पे एनर्जी ऑफ रेडिएशन रेडिएटेड बाई गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल। तो एनर्जी आप देखते हो तो एच सी बाई लेमडा हो गया। और दो तरीके का, चूंकि गैस का जो मॉलिक्यूल है वह दो तरीके का रेडिएशन इमिट करता है, तो मान लो फर्स्ट रेडिएशन की वेवलेंथ है लैम्डा 1 और दूसरे रेडिएशन की जो वेवलेंथ है वह लैम्डा 2 है। तो ये हो जाएगा आपका एच सी बाई लैम्डा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा 2। ये है फर्स्ट रेडिएशन की एनर्जी और ये है सेकेंड रेडिएशन की एनर्जी। ये फर्स्ट रेडिएशन, ये सेकेंड रेडिएशन। तो देखो, यहां से अगर आप देखते हो तो एच सी सब कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे होगा 1/λ इक्वल टू 1/λ 1 प्लस 1/λ। लैम्डा की वैल्यू कितनी है? 355 नैनोमीटर, है ना। लैम्डा 1 की वैल्यू है 690 और लैम्डा 2 की वैल्यू है क्या, मुझे निकालना है। चलो भाई, दूसरे वाली रेडिएशन की मुझे क्या निकालना है, वेवलेंथ निकालना है। 1/λ 2 इक्वल टू होगा 1/690 माइनस, सॉरी 355 माइनस 690। तो अगर आप देखोगे तो क्या होगा, 355, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसकी वैल्यू
इसकी वैल्यू हो जाए 0.002 816 माइनस, और यहाँ पे देखोगे तो 1/690, ये हो जाएगा आपका 0.001, है ना। ये हो जाएगी आपकी वैल्यू 0.00136, है ना। तो ये वैल्यू आने वाली है। अच्छा, λ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा फिर, 1/0.001, 0.01366। 732.06 नैनोमीटर। वैल्यू नहीं आई क्या? 732, 742, 732 नहीं, 742 आ रहा है। तो कहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक तो जरूर हो रहा है। 355, 690, ओ 680 था। यहाँ पे 600 जो है ना, 690 नहीं, 680 था क्वेश्चन में। 680 था, यहीं पे डिस्टर्ब हुआ है इसीलिए, नहीं तो अदरवाइज हमारा जो आंसर आता 743 आता। चलो, अब तो ये समझ में आ गया कि यहाँ पे कैलकुलेशन में थोड़ा सा हेरा फेरी हो गया था, 690 मैंने लिख दिया था, 680 होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो कह रहा है कि द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाइड द क्वांटम नंबर एन एल। ठीक है, तो कोई इलेक्ट्रॉन है जिसको आइडेंटिफाई किया जाता है क्वांटम नंबर के हेल्प से, एन एन एल के हेल्प से। इसकी जो वैल्यू है ना, देखो तीन तरीके के आपके इलेक्ट्रॉन है ना, जिनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अच्छा, इसको देखोगे तो एन इजकल टू 4, एल इजकल टू 1, एल इजकल टू 1 का मतलब पी सबसे, तो 4p हो गया, ये हो गया 4s, और इसी तरीके से ये हो गया आपका 3d, और ये हो गया 3p। तो सबसे कम जो एनर्जी होगी वह किसकी होगी? तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी भाई? क्या था ये? हाँ, सबसे कम जो एनर्जी होगी, देखो 4p, 4s, 3p, हाँ, 3p की एनर्जी सबसे कम होगी, 3p से ज्यादा होगी 4s की, 4s से वैल्यू ज्यादा होगी 3d की, और 4p की जो होगी वह आपकी सबसे चाहते होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि 3p की सबसे वैल्यू क्या है, कम है, तो चौथे वाले का सबसे कम, फिर दूसरा वाला मतलब आपका 4s। ठीक है, तो 3p की सबसे कम, 4s की वैल्यू से, फिर 3d, फिर 4p। ये आपका था चौथा, ये दूसरा, ये आपका तीसरा, ये पहला, है ना। सही आंसर होगा पहला वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, ए 3p ऑर्बिटल है, एक 3p ऑर्बिटल है, 3p ऑर्बिटल के पास में कितना आपका स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब हो गया रेडियल नोड। दो टाइप का नोड होता है, एक स्फेरिकल, एक रेडियल, और एक एंगुलर नोड। दो टाइप के नोड होते हैं। नोड क्या होता है? नोड वह प्लेस होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम या लगभग जीरो होती है। तो node is that place in the subcell where the probability of finding the electron will be zero.
तो रेडियल नोड के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एन माइनस एल माइनस वन। इसी को रेडियल नोड बोलो चाहे स्फेरिकल नोड बोलो, दोनों बात एक ही है। रेडियल बोलो चाहे स्फेरिकल नोड। एन माइनस एल माइनस वन, तो एन की वैल्यू यहाँ पे थ्री है, एल की पी पी सबसे करेस्पॉन्डिंग जो एल की वैल्यू होती है वन होती है, माइनस वन, यहाँ पे वन हो जाएगा। यानी इस कितने रेडियल नोट होंगे या कितने स्फेरिकल नोट होंगे, वन होगा। और अगर आप एंगुलर नोड की बात करते हो, जिसे नॉन स्फेरिकल नोड बोलते हो, तो एंगुलर नोड इक्वल टू होता है एल। एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, पी के करस्पॉन्डिंग एल की वैल्यू होगी वन। तो वन स्फेरिकल और वन नॉन स्फेरिकल नोड पाया जाएगा इन थ्री पी ऑर्बिटल। कह रहा विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखोगे, इसमें जीरो होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसमें आपका आपका कितना हो जाएगा, टाइटेनियम प्लस थ्री। तो टाइटेनियम का क्या होता है, आर्गन थ्री डी टू फोर एस टू। तो यहाँ पे टाइटेनियम प्लस थ्री के लिए हो जाएगा आर्गन थ्री डी वन। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास आपका हो जाएगा टू, इसके पास हो जाएगा प्लस, फेरस आयन आर्गन थ्री डी सिक्स और फोर एस जीरो। तो डी सिक्स में देखोगे तो इसमें चार क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, चार। तो मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन तो आपके फेरस आयन में मिल रहे हैं। मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मिल रहे हैं, आपके फेरस आयन में। अगला है आपका फॉर डी इलेक्ट्रॉन दी और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होती है अंडर रूट एल एल प्लस वन और एच कट। एच कट का मतलब होता है आपका एच अपान टू पाई। तो अंडर रूट, अच्छा डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है टू, टू प्लस वन, दो तीन छः, अंडर रूट सिक्स एच कट आएगा। ठीक है। अच्छा, द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थियरी टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाज गिवन बाय, सबसे पहले आपका किसने दिया था, द फर्स्ट यूज ऑफ क्वांटम थ्योरी, क्वांटम थ्योरी का सबसे पहले प्रयोग या यूज किसने किया था, एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए, तो बोहर। किसने किया था, बोहर। अगला है आपका, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एक्साइटेड स्टेट फॉर द इलेक्ट्रॉन इन बोहर और हाइड्रोजन एटम इज। तो हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है वो -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। चूंकि हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू वन होती है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -13.6 वन का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। यहाँ पे अगर एन की वैल्यू वन होगी तो -13.6 आएगा, अगर एन की वैल्यू टू होगी तो होगा आपकी वैल्यू 3.4, -3.4। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी पॉसिबल है एक्साइटेड स्टेट का मतलब हुआ एन की वैल्यू आपकी हमेशा क्या होगी, एक से ज्यादा होगी। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा तो वह जो स्टेट होगा वह ग्राउंड स्टेट कहलाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन आपका फर्स्ट ऑर्बिट के अलावा किसी दूसरे ऑर्बिट में होगा तो वह क्या कहलाएगा, एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के लिए एन की वैल्यू या तो दो होगी, तीन होगी, चार होगी, पांच होगी, है ना। तो यहाँ पे जो पॉसिबल एनर्जी आ रही है एक्साइटेड स्टेट की वो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि द इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई बाई क्वांटम नंबर एन है। देखो
ए जो फर्स्ट है आपका, एन इजकल टू 4, और एल की वैल्यू 1, एल की वैल्यू 1 का मतलब पी, है ना। ए वैल्यू होगी 4s, ए वैल्यू आपकी क्या होगी, आपकी 3d, ए वैल्यू क्या होगी आपकी 3p। तो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताइए आप एनर्जी, है ना। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, तो सबसे कम एनर्जी होगी 3p की, उसके बाद 4s की। तो 3p यानी सेकंड वाले का सबसे कम, उसके बाद में तीसरे कितने किसका है, ना ना, 3p का मतलब हो गया आपका चौथा वाला, चौथे वाले की एनर्जी सबसे कम होगी, फिर दूसरे वाले की, है ना। अरे यही तो ऑर्डर होगा, 3p, 4s, 3d और 4p। 3p के रिस्पॉन्डिंग है आपका चौथे का, 4s का मतलब हो गया आपका दूसरा, 3d हो गया मतलब, 3d हो गया आपका तीसरा, और 4p हो गया आपका पहला। चौथा, दूसरा, तीसरा और पहला, वही ऑप्शन हो गया आपका पहला वाला। 32, 32 का क्वेश्चन क्या है कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज दिस, रिप्रेजेंट इट्स। तो क्या कह रहा है कि देखो, अगर इस तरीके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो यह किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरीके से है। तो एक किसका होता है, क्रोमियम का, आपका क्रोमियम का, ए, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इन ग्राउंड स्टेट। तो क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट हो गया। क्या एक साइटेड स्टेट भी है किसी का, तो देख लेते हैं, जैसे मैग्नीज हो गया ना, ना ना मैग्नीज नहीं, जैसे मान लो, हाँ देखो यहाँ पे एक चीज है कि हम ये देख रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन का फीलिंग होता है तो पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाता है, 4s में, और s में जाने के बाद में किस में जाता है, 3d में। तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखो, इस सबसेल में जब पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, तभी ना अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा, 3d में जाएगा। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हुआ इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहीं ना कहीं क्या हो गया, जंप कर गया कहाँ पे, 3d सबसेल में। यानी ए ग्राउंड स्टेट के साथ साथ एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। अगर यहाँ पे ए वैल्यू 2 होती और ए वैल्यू 5 होती तब तो हम कहते कि भाई ये सारे इलेक्ट्रॉन अपने मिनिमम एनर्जी यानी ग्राउंड स्टेट में है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसका इसीलिए हम ए ग्राउंड स्टेट के साथ साथ एक्साइटेड स्टेट दोनों का ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका ए वाला होगा। अगला है दी वेवलेंथ ऑफ ए गोल बॉल ऑफ वेइंग, एक गोल्फ बॉल, गोल्फ बॉल जो है इसका, ये जो बॉल है इसका वेट कितना है, तो मास है 200 ग्राम, ग्राम का मतलब 10⁻³ kg। और ये जो कितनी वेलोसिटी के साथ में मूव कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो लैम्डा इक्वल टू होगा h/mv, एच की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻13⁴ जूल इंटू सेकेंड, और 200 इंटू 10⁻³ इंटू 5, 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा। 1000 से 10⁻³ है, तो 10 पे ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, वो जीरो नहीं 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 1000 हो जाएगा, 1000 में आप 10⁻³ का मतलब 1/1000, एक आपकी वैल्यू पूरी क्या हो जाएगी, 1। ये वैल्यू कितनी आने वाली है भाई, एच के इक्वल आएगा। एच का मतलब हो गया, ओ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अच्छा, पर आवर था ना, पर आवर, यहीं पे गड़बड़ी हो गया। वेलोसिटी भाई जो है ना, 5 मीटर
पर आवर। आवर का मतलब हो गया आपका, आवर का मतलब हो गया आपका ना, आवर है ना, पर आवर। 5 मीटर आवर की इसको करोगे तो 1 घंटे में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, है ना। तो ये होगा आपका, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी लेमडा इजकल टू 6.6 इंटू द पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड डिवाइड बाई 200 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 3 इंटू 5 डिवाइड बाई 3200। ठीक है, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी, लेकिन ये वैल्यू जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, 6.3600। 3600, अब इसमें देखिए आप अगर मल्टीप्लाई करिएगा कितनी आएगी, 3600 में आप 6.6 का मल्टीप्लाई करिए। आ, इसकी वैल्यू आ रही है 23760 इंटू 10 पावर माइनस 34 मीटर। अगर मैं क्या करूं कि यहाँ पे, अगर मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 2.3760, 4 अंक में पीछे ले गया तो हो जाएगा आपका 10 पावर 4 माइनस 34। ये क्या हो गया आपका, -30। -30 का ऑर्डर होगा इस वेवलेंथ का। ये जो गोल बाल है, इसके साथ में जो वेव एसोसिएटेड होगा, उस वेव का जो वेव लेंथ होने वाला है वह किस रेंज का होगा, 10 पावर माइनस 30 मीटर रेंज का होगा। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पी एक्स ऑर्बिटल, तो पी एक्स ऑर्बिटल की बात करते हो तो मान लो ए आपका एक्स एक्सिस है, तो पी एक्स जो होगा, पी एक्स ऑर्बिटल वह किधर की तरफ ओरिएंट होगा, अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे कितना नोडल प्लेन है, नोडल प्लेन अगर मैं यहाँ से एक प्लेन गुजारूं, यहाँ से ऐसे, है ना, तो इस प्लेन पे जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। तो एक ही नोडल प्लेन हम चला सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, 1। नोडल प्लेन क्या होता है, द प्लेन विच पास थ्रू ए ऑर्बिटल at which find the probability of finding the electron will be 0। किसी ऑर्बिटर से गुजरने वाला वह प्लेन जिस पर पाए जिस जिस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से केवल एक प्लेन ऐसा है जिसको हम यहाँ से, जिस पर जो आपका इस ऑर्बिटल से गुजरेगा और उस प्लेन पे पाए जाने, उस प्लेन पे के किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी।